हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 12 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले टॉपिक से। वाइस प्रेसिडेंट ने मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया एवं मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया। इसके बाद जानते हैं कि मन्नथु पद्मनाभन थे कौन। तो मन्नथु पद्मनाभन केरल के महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 1878 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हुई। इन्होंने नायर समुदाय के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य किया। इन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया। इन्होंने सामाजिक समानता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया और इनकी भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन में भी रही। इसके बाद इन्होंने समाज सेवा और संगठन का भी निर्माण किया। अब बात करते हैं नायर सर्विस सोसाइटी यानी एनएसएस की। एनएसएस की स्थापना 1914 में हुआ। इसके संस्थापक मन्नथु पद्मनाभन थे। इसका मुख्यालय पेरुन्ना चंगानाशेरी केरल में है। इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक विकास और छात्रावास एवं विद्यालयों की स्थापना। ग्रेट इंस्टीट्यूशन आर बिल्ड नॉट बाय ग्रेट वेल्थ बट बाय ग्रेट कमिटमेंट, यह कथन किस अवसर पर दिया गया? तो यह कथन आपका मन्नम स्मृति मंडपम के उद्घाटन समारोह में दिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण से संबंधित है। हाल ही में दिवंगत हुई प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये पार्श्व गायन से संबंधित थी। और इनके बारे में आपको बता दूं मैं, इनका पूरा नाम था सिस्टुला श्रीराम मूर्ति जानकी। इनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को हुआ। पेशे से ये पार्श्व गायिका थी यानी प्लेबैक सिंगर। इनका लोकप्रिय नाम था दक्षिण भारत की बुलबुल। इन्हें दक्षिण भारत की बुलबुल के नाम से बुलाते थे। और इन्हें जो सम्मान मिला था वो था पद्म भूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जुलाई 2026 में किन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए? तो ये स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर गए। इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी टीटीसी की स्थापना कब हुई थी? 2022 में। अब बात करते हैं इंडिया यूरोप ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी टीटीसी की। यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं तकनीकी सहयोग का सर्वोच्च संस्थागत मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 2022 में हुई और इसका उद्देश्य था व्यापार सहयोग, ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल सहयोग। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत यूरोपीय फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है मुक्त व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अखिल भारतीय जल संसाधन विभाग सचिव सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो आपका ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 13 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में अखिल भारतीय जल संसाधन विभाग सचिव सम्मेलन ऑल इंडिया वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन द्वारा किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल करेंगे। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये आपका डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत किया गया। आपको बता दें यह कानून देश के निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हैशटैग कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो हैशटैग कैच द रेन का मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाना। नेशनल वाटर मिशन यानी NWM निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो NWM नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है, NAPCC। रूल कर्व का संबंध किससे है? रूल कर्व का संबंध बांध जलाशयों के वैज्ञानिक जल स्तर प्रबंधन से है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने एमनेस्टी स्कीम 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत उन संस्थानों को एक बार वन टाइम अपॉर्चुनिटी का अवसर दिया जाएगा जो प्रोविडेंट फंड संचालित करते हैं, लेकिन उनके पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट नहीं है। एमनेस्टी स्कीम ऐसी विशेष योजना होती है जिसमें सरकार या कोई संस्था पहले से चली आ रही कानूनी या प्रशासनिक अनियमितताओं को सुधारने के लिए सीमित अवधि का अवसर देती है। इसका उद्देश्य दंड देने के बजाय संस्थानों को नियमों के अनुरूप लाना होता है। EPFO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो EPFO आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2020 में पारित किया गया था। आपको बता दें, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी भारत सरकार द्वारा लाया गया एक व्यापक श्रम कानून है जो असंगठित, संगठित, गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों सहित सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। 14 जुलाई 2026 को देश भर में 7 ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन कौन करेंगे? मनसुख मांडविया करेंगे। आपको बता दें, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन होता है। ESIC की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो ये हुआ था आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जितेंद्र सिंह ने विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 10 से 19 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर देशव्यापी तटीय स्वच्छता अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान कब आयोजित किया जाएगा? ये आपका 10 से 19 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा समुद्री तटों की स्वच्छता एवं जन भागीदारी को बढ़ावा देना। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। आपको बता दें कि CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई 1942 में और इसका उद्देश्य था औद्योगिक अनुसंधान, नई तकनीकों का विकास और वैज्ञानिक नवाचार। नेशनल क्वांटम मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है, ऑप्शन बी। इसके बाद साउथ चाइना सी में चीन के व्यापक दावे को किस नाम से जाना जाता है? 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। 12 जुलाई 2026 को अमेरिकी सेना US सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई शुरू की है। US सेंट्रल कमांड मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य करता है? ये पश्चिम एशिया में कार्य करता है। भारतीय एयरटेल ने अपने अगले ग्रोथ इंजन के रूप में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है? तो ये है फाइनेंशियल सर्विसेज, डेटा सेंटर्स और क्लाउड। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।